हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 इंग्लिश पोएम 2 द लेबर नेम टॉप एमसीक्यूज। और ये केवीएस की सीरीज चल रही है और इसमें ये फोर्थ या फिफ्थ वीडियो है मेरा। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि केवीएस का सिलेबस जो है उसमें एनसीईआरटी 11th और +2 के जो चैप्टर्स हैं और पॉइंट्स हैं वो आएंगे। तो इसमें ये केवीएस की सीरीज चल रही है। अगर आपने पहले मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो जाके देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में मैं लेके आती हूँ, जो कि बहुत उनमें से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका एक शॉर्ट समरी टाइप में हम देख लेते हैं कि क्या है ये पोइम। द पोइम लेबर नेम टॉप इज रिटन बाय टेड ह्यूज। ये पोइम जो है, पोइम का नाम है द लेबर नेम टॉप और ये राइट की है टेड ह्यूज ने। It is about a repaying relationship between the laburnum top tree and the goldfinch bird। और ये पोइम एक रिलेशनशिप के बारे में है। रिपेइंग मतलब किसी ने हमें कोई चीज दी तो उसके बदले में हम उसको वापस कर रहे हैं। रिपेइंग मीन्स टू रिपे, यानी उसको वापस हम दे रहे हैं। तो आपस में ऐसा रिश्ता है कि अगर कोई एक को कोई चीज दे रहा है तो उसके बदले में वो भी उसको कुछ ना कुछ दे रहा है। तो ये रिलेशनशिप है इस पोइम के अंदर। द ट्री इज येलो। रिलेशनशिप किस किस का है? लेबरनम ट्री का और गोल्ड फिंच बर्ड का। द ट्री इज येलो, ट्री येलो है, साइलेंट है, एंड डेथ लाइक और एक निर्जीव की तरह है। एंड इज मेड अलाइव बाय द बर्ड एंड हर यंग वंस। लेकिन उसको जीवित कौन करता है? बर्ड और उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो उसको जीवित करते हैं। जीवित करने का मतलब है कि वो यहाँ पे आके घोंसला बनाते हैं और चहचहाते हैं तो ऐसा लगता है ट्री के अंदर कोई जान आ गई है। द येलो बर्ड हैज हर शेल्टर ऑन द ट्री। जो येलो बर्ड है, बर्ड भी येलो है, ट्री भी येलो है, तो बर्ड जो है यहाँ के अपना घोंसला बनाती है। व्हेन शी फीड हर यंग वंस, जब वो अपने छोटे छोटे बच्चों को बर्ड खाना खिलाती है। बट एज सुन एज द बर्ड लीव्स टू फ्लाई इन द स्काई, लेकिन जैसे ही बर्ड आकाश में उड़ जाती है, द ट्री बिकेम साइलेंट एंड डेथ लाइक अगेन। तो वृक्ष फिर से साइलेंट हो जाता है और ऐसा लगता है कि निर्जीव हो गया है फिर से। यानी दोनों एक दूसरे के लिए, अगर ट्री ने यहाँ पे सहारा लिया है, आसरा लिया है ट्री के अंदर, ट्री के ऊपर बर्ड ने, तो ट्री भी खुश हो जाता है और ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक जान आ गई। लेकिन जैसे ही बर्ड यहाँ से जाता है, उड़ती है, तो ये लगता है कि वो फिर से निर्जीव हो गया और डेथ लाइक हो गया फिर से। तो इसी के क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू अब हम करेंगे। Question number 1. How did the poet describe the top of the laburnum tree in the poem The Laburnum Top? पोइट कैसे डिस्क्राइब करता है लेबरनम ट्री का पोइम के अंदर द लेबरनम ट्री? A. Still and silent. B. Moving and angry like. C. Silent and motionless. D. None of the above. तो इसका राइट आंसर है स्टिल एंड साइलेंट। जो ट्री है, लेबरनम टॉप है, वो ट्री जो है वो स्टिल एंड साइलेंट है, बिल्कुल शांत और स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर? सितंबर के मंथ में ट्री कैसे खड़ा हुआ है? स्टिल एंड डेथ लाइक, स्टिल और डेथ लाइक। बी अलाइव। सी ग्रीन एंड हैप्पी। डी स्टिल एंड ग्रीन। तो इसका राइट आंसर है स्टिल एंड डेथ लाइक, बिल्कुल शांत खड़ा है और निर्जीव खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द गोल्डफिंच बर्ड केम टुवर्ड द ट्री? गोल्डफिंच बर्ड वृक्ष के पास क्यों आई? ए टू फीड हर यंगर वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए। टू मेक अ नेस्ट, घोंसला बनाने के लिए। टू रेस्ट, रेस्ट करने के लिए। नन ऑफ द अबोव, या इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इज ए टू फीड हर यंगर वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए गोल्डफिंच बर्ड वहां पे आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रोल डज द ट्री play for the goldfinch bird?
वृक्ष जो है कौन सा रोल अदा करता है गोल्डफिंच बर्ड के लिए, क्या काम करता है गोल्डफिंच बर्ड के लिए? ट्री। तो ऑप्शन है एज ए शेल्टर, बी एज ए सपोर्टर, सी एज ए मीन्स टू फीड हर फैमिली, डी एज ए रेस्टिंग प्लेस। तो राइट आंसर है एज ए शेल्टर, एक शेल्टर का काम करता है, एक आश्रय, एक शरण का काम करता है गोल्डफिंच बर्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द बर्ड अराइव एट द अदर ब्रांच ऑफ द ट्री? बर्ड दूसरी ब्रांच पर कैसे आती है? विद ए चर्पिंग साउंड, चर्पिंग की चहचहाने की आवाज करते हुए, साइलेंटली चुपचाप, नेवर अराइव्ड एट अदर ब्रांच, दूसरी ब्रांच पे कभी आती ही नहीं, फ्लू अवे एंड देन अराइव्ड एट द ब्रांच, उड़ जाती है फिर ब्रांच पे आती है। तो उसका राइट आंसर है विद अ चर्पिंग साउंड, चहचहाने की आवाज के साथ बर्ड दूसरी ब्रांच पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज गोल्डफिंच बॉडी बेयरली विजिबल? किस वजह से गोल्डफिंच की बॉडी जो है वो बहुत मुश्किल से दिखाई देती है, ये दिखाई ही नहीं देती? क्या कारण है कि दिखाई ना देने का? ड्यू टू हर डार्क कलर येलो बॉडी, उनका जो बॉडी का ये डार्क येलो कलर है उसकी वजह से, बिकॉज शी वो स्मॉल, क्योंकि वो छोटी है, बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री, क्योंकि ट्री की हाइट की वजह से, बिकॉज शी वॉज ब्राउन इन कलर, क्योंकि उसका कलर ब्राउन है। तो रीजन क्या है कि गोल्डफिंच की बॉडी बहुत ही कम बेयरली विजिबल हो रही है। राइट आंसर है ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी, क्योंकि उसकी डार्क कलर जो येलो कलर की जो बॉडी है उसकी वजह से वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो ट्री है वो भी येलो है और बर्ड की जो बॉडी है वो भी येलो कलर की है, तो इसलिए वो येलो लीव्स के अंदर विजिबल नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू द बर्ड इन द एंड ऑफ द पोएम? पोएम के एंड में बर्ड की क्या हुआ? शी फ्लू ए, वो उड़ गई, शी स्टेड एट द ट्री, वो ट्री पे बैठी रही, शी वेंट टू अदर ट्री, वो दूसरे ट्री पे चली गई, शी वेंट टू ब्रिंग सम फूड हर यंगर वंस, वो अपने बच्चों के लिए कुछ और खाना लेने के लिए चली गई। तो उसका राइट आंसर है शी फ्लू अवे, वह उड़ गई। Next question is what instance of alliteration has been used in the poem The Laburnum Top out of the following options? इनमें से alliteration का options क्या है? alliteration जैसे कि आपको पता है कि सेम साउंड जो होती है कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स की सेम साउंड्स जहां पे होती है उसको हम alliteration बोलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच है alliteration। तो सेम साउंड सेम वर्ड्स की कहां पे है? इंजन ऑफ आवर फैमिली, बी हर बर्ड फेस, सी स्लीक एज ए लिजर्ड, सितंबर सनलाइट। तो बाकी थ्री के अंदर कहीं पे भी सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स नहीं है। डी में है सितंबर सनलाइट, यानी एस की जो साउंड है उसकी वजह से यहाँ पे एलिट्रेशन इन जो है वर्ड्स के अंदर है। तो राइट आंसर है डी सितंबर सनलाइट। Next question is what does the phrase her bird face identity mask means? her bird face identity mask का क्या मतलब है पोइम के अंदर? Because she was brown in color, क्योंकि उसका ब्राउन था कलर उसकी वजह से। Due to her dark colored yellow body, उसकी डार्क कलर की जो येलो कलर की शरीर था बर्ड का उसकी वजह से। बर्ड फेस became her identity and symbol of recognition, बर्ड का फेस ही उसकी आइडेंटिटी और सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन था। नन ऑफ द अबव, या उनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर है बर्ड्स फेस बिकेम हर आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन, बर्ड का फेस ही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है और सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन है। तो इन लाइनों का मतलब है हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, बर्ड फेस मतलब बर्ड्स फेस बिकेम हर आइडेंटिटी and symbol of recognition. Next question is what happened to the leaves of the laburnum tree? laburnum tree के leaves का क्या हुआ? They were green, वो green हो गए, turned yellow, yellow हो गए, fallen down, नीचे गिर गए, new leaves growing, या नए नए पत्ते आने शुरू हो गए। तो उसका राइट आंसर है turned yellow,
वो येलो हो गए। जैसे कि बताया है कि पोइम के अंदर ट्री के जो लीव्स थे वो भी येलो थे और बर्ड का जो कलर था वो भी येलो ही था। When did the death-like tree became alive? जब निर्जीव जैसा ट्री जो है कब अलाइव हो जाता है, कब जीवित हो जाता है? In the month of March, मार्च के महीने में, by the arrival मानसून सीजन के आने पे, by the arrival of the goldfinch bird के आने पे, by the arrival of the sparrows या sparrows के आने पे। तो उसका राइट आंसर है बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड, क्योंकि ये पोइम ही गोल्डफिंच बर्ड और लेबनम ट्री के बारे में है। तो जो लेबनम ट्री है वो अलाइव तब हो जाता है जब गोल्डफिंच बर्ड यहाँ पे आती है, इसकी बर्ड ट्री के ऊपर आके बैठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द यंग वंस ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड? गोल्डफिंच बर्ड के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कहाँ पे थे? ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, ब्रांच की एक जो थिकनेस थी, मोटाई थी, वहां पर थे। ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, ट्री के टॉप पे थे। ऑन द अदर ट्री, दूसरे ट्री पे थे। देवर नेवर देयर, वे वहां पे कभी थे ही नहीं। यानी गोल्डफिंच बर्ड के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कहाँ पे थे? तो सीधी सी बात है, कोई भी बर्ड अपना घोंसला जो बनाता है वो वहां पे बनाता है जहां पे एक ब्रांच की थिकनेस होती है, मोटाई ज्यादा होती है, पतली टहनियों पे नहीं होते। तो उसके बाद, और ना ही टॉप पे होते, वो बीच में कहीं पे होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, जहां पे ब्रांच मोटी थी वहां पे गोल्डफिंच के बर्ड के यंग वंस थे, छोटे बच्चे थे। Next question is how did the bird move to the other side of the branch? बर्ड एक जगह से ब्रांच के दूसरी साइड पर कैसे मूव करती है? लाइक अ लिजर्ड, एक छिपकली की तरह, बी स्लोली, सी स्मूथली, बाय फ्लाइंग। इनमें से क्या आंसर है कि जो बर्ड थी वो मूव करती है ब्रांच की दूसरी साइड पे जाने के लिए, कैसे मूव करती है? तो इसका राइट आंसर है लाइक अ लिजर्ड, एक छिपकली की तरह। Next question is what happened after she fed her young ones? जब बर्ड अपने young ones को खिलाती है तो क्या हुआ? She flew away, वह उड़ गई। She flew to the other side of the branch, वो ब्रांच की दूसरी साइड पे चली गई। She stayed there, वो वहां पे बैठी रही। She took some rest in the nest, उसने घोंसले में कुछ आराम किया। तो राइट आंसर है she flew to the other side of the branch, वो ब्रांच की दूसरी साइड पे चली गई। Next question is where did the bird vanish after feeding her young ones? Birds अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद कहाँ पे गायब हो गई? To the other branch, दूसरी ब्रांच पर। To the top of the tree, ट्री के टॉप पर। To her nest, अपने घोंसले में। Behind the yellow leaves, या येलो पत्तियों के पीछे। तो राइट आंसर है behind the yellow leaves, पीली पत्तियों के पीछे वो चली गई। Next question is how was the tree in the end when the bird flew away? जब बर्ड उड़ के चली गई तो वृक्ष जो ट्री था वो कैसा हो गया? It was still alive, वो अभी भी जीवित था। Nothing changed in the looks, उसके लुक्स में कोई चेंज नहीं हुआ। It was death like again, ये फिर से निर्जीव की तरह हो गया। None of the above, और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है It was death like again, यह निर्जीव की तरह फिर से हो गया जैसे ही बर्ड उड़ के चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what transfer epithet was used in the poem The Laburnum Top? Laburnum Top के अंदर कौन सा epithet यूज हुआ है? Her barred face identity mask, engine of her family, sleek as a lizard, September sunlight। तो राइट आंसर है हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द बर्ड वैनिश आफ्टर फीडिंग हर यंग वंस? अपने यंग वंस को खाना खिलाने के बाद बर्ड कहाँ पे चला गया, कहाँ पे गायब हो गई? टू द अदर ब्रांच, टू द टॉप ऑफ द ट्री, टू हर नेस्ट, बिहाइंड द येलो लीव्स। तो राइट आंसर है बिहाइंड द येलो लीव्स।
Next question is, why did the goldfinch bird came toward the tree? Goldfinch bird tree के पास क्यों आई? To feed her younger ones, to make a nest, to rest, none of the above. तो right answer है to feed her younger ones. What is the dominant color used in the poem? Poem के अंदर जो main color है वो कौन सा use हुआ है? Red, blue, yellow, green. तो इसका राइट आंसर है येलो, क्योंकि येलो ही बर्ड का कलर है और येलो ही ट्री का कलर है, तो मेन डोमिनेंट कलर जो पोएम के अंदर है वो है येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर आर द यंग वंस ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड? गोल्डफिंच बर्ड के यंग वंस छोटे बच्चे कहाँ थे? ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, ऑन द अदर ट्री, दे वर नेवर देयर। तो उसका राइट आंसर है ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, जहां से ब्रांच मोटी थी वहां पे यंग वंस थे गोल्डफिंच बर्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज इंजन ऑन द इन द पोएम? पोएम के अंदर इंजन किसको डिस्क्राइब किया गया है? ए लिजर्ड, बी मशीन, थर्ड लेबनम ट्री, फोर द गोल्डफिंच बर्ड। तो उसका राइट आंसर है द गोल्डफिंच बर्ड को इंजन डिस्क्राइब किया गया है। जैसे इंजन के चलाने के बाद बहुत ज्यादा मशीन शोर करती है, इसी तरह से जब जैसे ही गोल्डफिंच बर्ड आती है तो उसके जो यंग वंस है वो बहुत जोर जोर से चहचहाने लगते हैं। तो गोल्डफिंच को एज ए इंजन पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डिस्क्राइब बाय द वर्ड स्लीक इन द पोएम? क्या जो है डिस्क्राइब किया गया है पोएम के अंदर स्लीक? स्लीक वर्ड जो है वो किसके लिए यूज हुआ है? ए लिजर्ड, बी बर्ड, थर्ड ब्रांच, फोर टॉप ऑफ द ट्री। स्लीक वर्ड पोएम में किसके लिए यूज हुआ है? तो सेकंड बर्ड के लिए स्लीक वर्ड यूज हुआ है। नेक्स्ट इज, व्हाट रोल डज द ट्री प्ले फॉर द गोल्डफिंच बर्ड? गोल्डफिंच बर्ड के लिए ट्री क्या कौन सा रोल अदा करता है, कौन सा रोल प्ले करता है? एज ए शेल्टर, शेल्टर की तरह, एज ए सपोर्टर, सपोर्टर की तरह, एज ए मीन्स टू फीड हर फैमिली, एज ए रेस्टिंग प्लेस। तो उसका राइट आंसर है एज ए शेल्टर। एज ए शेल्टर गोल्डफिंच बर्ड के लिए ट्री रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच? बर्ड जो है दूसरी ब्रांच की साइड पे कैसे मूव करता है? लाइक ए लिजर्ड, स्लोली, स्मूथली, बाय फ्लाइंग। तो इसका राइट आंसर है लाइक ए लिजर्ड, एक छिपकली की तरह। हाउ डिड द बर्ड अराइव एट द अदर ब्रांच ऑफ द ट्री? With a chirping sound, silently, never arrived at the other branch, flew away and arrived at the branch. तो इसका राइट आंसर है विद अ चर्पिंग साउंड। चर्पिंग साउंड के साथ बर्ड्स ब्रांच की दूसरी साइड पे आता है। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और जैसे कि आपको पता है कि केवीएस के साथ साथ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पोस्ट है पीजीटी की और हरियाणा हरियाणा सिविल सर्विस की जो टीजीटी की पोस्ट है वो भी आने वाली है। तो उसका जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा एनवीएस का सिलेबस। तो एनवीएस के सिलेबस के हिसाब से आएगा लिटरेचर, जबकि जो केवीएस का सिलेबस है उसमें आएगा आपका 11th और +2 की एनसीईआरटी। तो उससे रिलेटेड भी जो लिटरेचर पोर्शन में है शेक्सपियर, किड्स और शैली, उसकी भी मैंने ऑलमोस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो हरियाणा की पीजीटी और टीजीटी के लिए भी वो सीरीज चलेगी, प्लस ये केवीएस की सीरीज भी चलेगी। तो प्लीज अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।